हेलो बच्चों, कैसे हो। केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले कुछ मॉडल्स थे, जैसे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, उसकी बात करी थी। उसके बाद में अगर बात करें अपन इसमें, तो अपन ने आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडायफर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडिएशंस, वो सारी बातें, फिर बोर मॉडल और उसकी एप्लीकेशंस। और आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटम नंबर्स। किसकी बात करने जा रहे हैं आज अपन? क्वांटम नंबर्स की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, क्योंकि यहां से मान के चलना कि क्वेश्चन आता ही आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो वाकई में आपको याद रखनी होगी। तो आप वीडियो देख करके उसको याद नहीं रख सकते, तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तो देखो कौन कौन से क्वांटम नंबर्स है जो अपन पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा। एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। इनके ऊपर बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी आज अपन पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और उससे भी बात यह है कि आपका ही चैनल है केमिस्ट्री इनसाइड, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे। क्या है क्वांटम नंबर? तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वांटम नंबर के अंदर जो सारी बातें हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द क्वांटम नंबर। तो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स। तो बात यह है कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। ये क्वांटम नंबर क्या चीज है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर कहां प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं अपन। मतलब मैं ये कह दूं बेटा कि जैसे मान लो मैं कहां रहता हूं, तो मेरा मतलब मैं कौन से शहर में रहता हूं, उस शहर के कौन सी कॉलोनी में रहता हूं और कौन सी कॉलोनी के कौन से घर में रहता हूं, मतलब ये मुझे देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए अपने को कुछ क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे उसका सेल कौन सा है, उसका सब सेल कौन सा है, वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये सारी की सारी बातें अपन चेक करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सारी बातें समझिएगा कि द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जैसे एनर्जी, उसकी शेप क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगा, ठीक है, और ऑल्सो इट स्पिन, और वो कौन सी स्पिन है उसके अंदर वो रोटेट करेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है उस क्वांटम नंबर, मतलब जो क्वांटम नंबर अपने को चाहिएगा या जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, सेट है जो नंबर्स का, उनको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर। और वो 4 सेट कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और कौन सी है? स्पिन क्वांटम नंबर है। क्लियर हुई बात? मैग्नेट जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एजीमुथल को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपका मैग्नेटिक है उसको एम या एम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका लास्ट में है स्पिन क्वांटम नंबर उसको एस या फिर एम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैं आपको एक बात बोलूं यहां पे कि फर्स्ट 3 एन, एल और एम, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अपन बात करी थी उसके अंदर जो डेराइव किया था वो कौन से क्वांटम नंबर को किया था? एन, एल और एम से किया था। समझ में आ रही बात सारी की सारी? तो ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पूछ लेते हैं कि कौन कौन से क्वांटम नंबर को वहां से डेराइव किया गया था, तो वो आपको यहां पर ध्यान रखना होता है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं अपन सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसकी बात करने वाले हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। और किसने प्रपोज किया था? बोर ने। याद रखना इस बात को। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, इट डिटरमाइंस द एनर्जी एंड साइज ऑफ सेल एंड ऑर्बिटल। ये सेल है और ऑर्बिटल है, उसकी क्या क्या बताता है, मतलब क्या निर्धारण करता है? एनर्जी को निर्धारण करता है और उसकी साइज को निर्धारण करता है। समझ में आई बात सारी की सारी? अब देखो आगे सुनो, बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ सेल। डेजिग्नेशन का मतलब क्या है यहां पे वो समझो कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है आपका? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ये आपके ऑर्बिट्स है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसको मैंने के बोला है, सेकंड एल, ये एम और ये एन, मतलब ये सेल्स है सारे के सारे। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे डिजाइन करते हैं इसको। तो वही लिखा है देखो यहां पे कि डेराइव्ड डिसाइडेड बाय एन वैल्यू, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, और कहां तक जा सकती है? इन्फिनिट तक जा सकती है। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे एन 1 है तो के
2 है तो L, 3 है तो M और 4 है तो N, इस तरीके से आगे सोन चलता जाएगा। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। ध्यान रखना यहां कोई फ्रैक्शंस में नहीं है, सारे के सारे इंटीजर्स है। क्लियर? आगे सुनो, इट टेल्स अबाउट द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, मतलब ये क्या बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन है कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मान लो आपको बोल दिया L सेल, तो इसका मतलब L के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन से सेल में प्रेजेंट है, सेकंड सेल के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात यहां तक की? तो आगे देखो, द नंबर्स ऑफ सब सेल इन प्रिंसिपल सेल इज n। देखो क्या बात बोली है, जो सेल है उसके अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल सेल n पे। देखो n पे कैसे, n की वैल्यू कितनी है यहां पे, भाई साहब गौर फरमाना अच्छे से, जो बातें बोली जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू कितनी है यहां पे, और आपको मैं बता दूं कि जो अपन आगे बात करने वाले हैं सब सेल की, वो कैसे कैसे होंगे, S, P, D, F, G, इस तरीके के कुछ सब सेल्स होंगे। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सब सेल इन प्रिंसिपल सेल, मतलब फर्स्ट में कितने सब सेल होंगे, एक, तो वो कौन सा होगा, S। कह रहा है कि जो n के बराबर होगा, तो n का मतलब 1 है तो 1, मतलब एक ऐसा हो गया। अब दूसरा है कि n की वैल्यू अगर 2 हो तो उसके अंदर कितने सब सेल होंगे, 2। कौन कौन से होंगे, एक s होगा तो दूसरा आगे वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। समझ में आई ना बात? अब देखो 3 है तो क्या क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, p हो जाएगा, फिर d हो जाएगा। 4 है तो क्या हो जाएगा, s, p, d और f हो जाएगा। समझ में आई बात आपको अच्छे से? क्या कि n की वैल्यू अगर 1 है तो s सब सेल, n की वैल्यू 2 है तो 2 हो गए s और p, n की वैल्यू 3 है तो 3 हो गए SPD, n की वैल्यू 4 है तो क्या हो गए SPDF। बिल्कुल क्लियर हो गई यहां तक की बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो अपन आगे चलते हैं, आगे क्या क्या बातें हैं इसकी और वो डिस्कस करते हैं। देखो आगे बोला है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज, बिल्कुल बात सही है, एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब काफी हद तक वो ऑर्बिटल की एनर्जी को भी डिसाइड करता है। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज प्रेजेंट है तो अपन एनर्जी n से डिसाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पर कहीं कोई रिपल्सन का काम नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर अपने को n की वैल्यू के साथ साथ में n की वैल्यू भी चाहिए होती है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोला है कि टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन like species like He plus lithium plus 2, the energy and size of orbital depends only on n। याद रखना, अगर हाइड्रोजन ही है तो उसकी एनर्जी केवल अपन n से डिसाइड करके दे देते हैं, अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है तो। समझ में आ गई बात? अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज प्रेजेंट है तो n से, लेकिन अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं एक तरीके से कर दूं, तो उसके लिए अपन को अपने लिए n सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि l क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या बातें हैं वो सारी की सारी अपन आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक की? अब देखो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ाते जाओगे उस ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि मान लो कि सेकंड, अपन बात कर लें, जो सेकंड है उसके अंदर p ये वाला है, तो जो थर्ड वाला p होगा वो ऐसा कुछ होगा, साइज बढ़ गई उसकी। क्लियर हो गई बात? मतलब ऑर्बिटल की साइज है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। क्लियर हुई यहां तक की बात? अब देखो आगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू 2n²। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें याद रखना आप अच्छे से। मैंने क्या बोला यहां पे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू द 2n²। देखो मैं यहां पे थोड़ी सी आपको बात बताऊं, आप समझना। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि एक सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे, डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये बात बोली थी। अपन एक काम करते हैं, अपन इस 2 वाले को ले लेते हैं एक बार, तो इसमें कितने हैं, s और p प्रेजेंट है। जब आगे अपन पढ़ेंगे सारा का सारा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन p के अंदर कितने, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और याद रखना, कभी भी कोई पूछे कि एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। कितने रहेंगे, 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने, 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैसे बताना जरा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बताओ n की वैल्यू अगर 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2n²। तो बताओ 2n² से कितना होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, तो बताओ कितनी वैल्यू हो गई, 8। समझ में ये बात? ये सारी की सारी बातें आगे डिस्कस करने वाले हैं अपन,
समझ में आई? हाँ, अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि सेल इज इक्वल टू 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा 2n की वैल्यू पर। n की वैल्यू से कितने निकालेंगे, 2n² से निकालेंगे। जैसे अब बताओ इन जनरल कि k की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 2। बताओ l में कितने होंगे, 8 हो गए। m मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 इंटू 2 18। तो बताओ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आगे से आगे बताते चलेंगे अपन आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साहब n की वैल्यू 5 है, उसके अंदर उस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है बात? देखो चलते हैं आगे। अब आगे सुनो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये सारी बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं बोर मॉडल के अंदर कि ये फॉर्मूला था अपना R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉन। बिल्कुल फॉर्मूला था, और ये कहा था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल आपको दिख भी रहा है, वैसे वैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और बात भी ठीक है भाई साहब, ये न्यूक्लियस है और ये आप खुद देखो ना, R की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन फॉर्मूला कौन सा, ये वाला जो अपने बोर मॉडल की एप्लीकेशन से निकाला था। क्लियर है? आगे देखो 7 क्या बोल रहा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ सेल। मतलब क्या बोलना चाह रहा है जी, अरे क्या बोलना चाह रहा है कि वैल्यू n ज्यादा होगी तो उस सेल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन सा फॉर्मूला अपना, E इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता चलूंगा वैसे वैसे नेगेटिव कम होता जाएगा, मतलब पॉजिटिव की ओर बढ़ता जा रहा है, मतलब एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब क्या हो जाएगी, E1 है उससे ज्यादा E2 होगी, E2 से ज्यादा E3, E4 और सो होने से चलती जाएगी, नहीं जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रही है? मतलब मैं कह दूं कि जो न्यूक्लियस है उसके पास वाले की एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इनफाइनाइट पे जाते जाते एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, देखो आगे। आगे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला था अपन ने, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n। बताओ n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है, v1। ठीक है, v1 ग्रेटर देन है v2 से, और v2 ग्रेटर देन है v3 से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको वापस एक तरीके से क्या किया है, रिवाइज करवाया, रिकॉल करवाया सारा का सारा। आगे देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज, क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहां पर जो ये n है ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, प्रिंसिपल, क्या है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो बताओ n की वैल्यू 1 है तो h/2π, n की वैल्यू 2 है तो 2h/2π। समझ में आई बात? तो क्लियर हो गई यहां तक की सारी बात। तो ये बातें सारी की सारी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी बच्चे नए हैं वो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। और उसके बाद में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जितना भी पढ़ा है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो लिंक दे रखे हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि चीजें क्या और अच्छे से समझ में आती है और कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो चलते हैं आगे अपन। अब बात करने वाले अपन सेकंड क्वांटम नंबर जिसको बोला है एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सुनिएगा आगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसके अलावा मैं बोल दूं तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? हिंदी के अंदर इसको दिघंसी क्वांटम नंबर बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, दिघंसी क्वांटम नंबर। अच्छा, किसने प्रपोज किया था, गिवन बाय द सोमरफील्ड। याद रखना, किसने, सोमरफील्ड ने। ये बातें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी है, कभी कभी क्या मेज द कॉलम में ये चीजें डाल देते हैं, क्योंकि अपने को तो हर एक पॉइंट पे चलना है कि कहां से भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है कि जैसे मान लो कट ऑफ जा रही है 600 के आसपास और किसी बच्चे के इसी तरीके से मान लो कि 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो बताओ कितने नंबर, 10 नंबर पीछे हो गए एक तरीके से। 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब उसकी जिंदगी उस 2 क्वेश्चन पे लगी हुई है, पूरा रात दिन उसको नींद नहीं आएगी बेटा। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं अपन। आगे देखो, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसको डिफाइन कर रहा है, जो ऑर्बिटल है ना उसकी 3 डायमेंशनल शेप को डिफाइन कर रहा है। ध्यान रखना, किसको, ऑर्बिटल्स की 3 डायमेंशनल शेप को डिफाइन कर रहा है। अभी मैं आगे ऑर्बिटल्स कैसे कैसे होती है, उनकी शेप क्या होती है, वो सारा डिस्कस करने वाला हूं 1 by 1। ठीक है ना? अब देखो सुनो, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, जो एल है मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन इसको, एजीमुथल को एल से। अब
पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है एल की, वो सुनो। एल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ध्यान से सुनना, कि मैं कहूं कि ध्यान रखना कि एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू है वो कभी भी एन के बराबर नहीं होगी, पहली चीज तो। और हमेशा एन की वैल्यू है वो ज्यादा ही होगी एल से। एक तो बराबर नहीं होगी और हमेशा एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा ही होगी एल से। ये बात आप गांठ बांध के रख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो। अगर एल की वैल्यू आपको देखनी हो, देखो बात को समझना, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझना, कि एल की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0, 1, 2 और n-1। कितनी होगी, 0, 1, 2 और n-1। मतलब देखो n से कम है कि नहीं, बराबर तो नहीं है ना। जैसे कैसे वैल्यू की, एल की वैल्यू की बात करें यहां पे अपन, जैसे एल की वैल्यू एस सब सेल के लिए क्या होती है, 0 होती है। जो एस सब सेल है उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जो पी सब सेल है उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो डी है उसके लिए कितनी होती है, 2 होती है। जो एफ है उसके लिए कितनी होती है, 3 होती है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर हुई बात। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब ध्यान से सुनना, कि एन की वैल्यू है 2, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1। देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, समझना। एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1। मैंने लिखा ना 0, 1, 2 n-1, तो देखो 0 और 2 है तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो एक तो हो गई 0 और एक क्या हो गया, 1। क्लियर हो गई। अब देखो ये कहना चाह रहा है कि जो n की वैल्यू 2 है उसके अंदर l की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो एक s सब सेल प्रेजेंट होगा और एक क्या प्रेजेंट होगा, p। थोड़ी देर पहले ये तो बातें करके आए अपन ने, ठीक है। अब बताओ n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, 0, 1 और 2 हो जाएगी। मतलब 3 से तो कम ही होगी। क्लियर हो गई बात। अब बराबर भी नहीं है, देखो बराबर का मतलब 3 के बराबर 3 नहीं आ रहा है कहीं पर भी। क्लियर हो गई बात। अब देखो सुनो, तो 0, 1 और 2। अब देखो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, p को रिप्रेजेंट कर रहा है, d को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बात बोलिए अपन ने, देखो अच्छे से। तो याद रखना l की वैल्यू अगर 0 है तो s सब सेल है, l की वैल्यू 1 है तो p सब सेल है, l की वैल्यू 2 है तो d सब सेल है, और l की वैल्यू 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, f सब सेल बोलेंगे अपन। क्लियर हुई बात यहां तक की। बाकी देखो आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वहां से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। देखो चलने आगे अपन, यहां से समझो। देखो इसको मैंने बोला कि वैल्यू ऑफ l लाइज बिटवीन 0 to n-1, ये बात डिस्कस करके आए अपन। इन ए पर्टिकुलर n सेल, इन ए पर्टिकुलर n सेल, nth सेल के लिए जो वैल्यू ऑफ l है वो क्या होगी, 0 to n-1 होगी। जैसे देखो कैसे, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। l की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को। अरे भाई l की वैल्यू अगर 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, s को। l की वैल्यू 1 है तो किसको करेगा, p को। 2 है तो d को, 3 है तो f को। बात ठीक है। अब बताओ n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 0 तो रिप्रेजेंट करेगा s को, 1 रिप्रेजेंट करेगा p को। n की वैल्यू 3 है तो कौन कौन सी हो सकती है, 0, 1 और 2। 0, 1 और 2, समझ में ये बात, 0, 1 और 2। क्लियर है। आगे देखो, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गई बात अच्छे से। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज देखो आप अच्छे से, मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो 3p। ये मैंने 3p क्यों लिख रखा है, एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर जो 3 है ना, ये वाला 3, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और जो p रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, l को। मतलब ऐसे लिख रहा हूं उसको, nl। जितनी भी मैंने वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है, nl। देखो यहां पे देखो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, n को, और f l को। तो l की वैल्यू कितनी होगी, 3, और n की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी n की वैल्यू होगी 4 और l की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आई ना बात। जैसे मान लो आपसे बोले 5G, तो इस केस के अंदर बताओ मुझे n की वैल्यू कितनी होगी जी, तो n की वैल्यू 5 होगी। बताओ l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू 4 होगी। यहां से बताओ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में आई बात आपको अच्छे से। बताओ कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर होगी ना। देखो चलते हैं आगे। ध्यान रखना इन सब चीजों को यूज में लेके आगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से लिखने वाले हैं, ठीक है ना बात। तो देखो सुनो आगे। थर्ड है
इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि क्या बताता है, ऑर्बिटल की शेप को बताता है। तो देखो अगर L की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा होगा सबसेल S, ये बातें डिस्कस कर ली। और उसकी शेप कैसी होगी, ऑर्बिटल सॉरी स्फेरिकल। कैसी होगी, स्फेरिकल। कैसी होगी जी, स्फेरिकल होगी। समझ में ये बात, आगे सुनो। अगर L की वैल्यू क्या है, मतलब सॉरी L की वैल्यू 1 है तो सबसेल का नोटेशन क्या होगा, P, और उसकी शेप कैसी होगी, डम्बल शेप। डम्बल शेप, ये बातें अभी देखेंगे अपन सारी सारी। अगर L की वैल्यू 2 है तो नोटेशन क्या होगा, D। बस याद रखना कि सबकी डबल डम्बल शेप होती है एक्सेप्ट dz स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। अगर L की वैल्यू 3 है तो सबसेल नोटेशन F और उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो अपन कोर्स के बियॉन्ड है, अपन नहीं पढ़ते इन चीजों को। अब आगे सुनो कि जो S P D F जो ये नोटेशन है वो किससे है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। यहां से ये एक्चुअली वर्ड लिए हुए हैं। समझ में आ रही है बात सारी की सारी। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एस का मीन क्या है तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल से ये वर्ड लिए हुए हैं। अपने को इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन 4th नंबर पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे कभी जैसे L की वैल्यू के हिसाब से पूछ ले कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, या पूछ ले कि S सबसेल है, P सबसेल है, तो उस हिसाब से क्या आंसर आपको देना होगा। तो देखो उसकी वैल्यू क्या होती है, L+1 √h/2π। समझ में आ गई बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे सुनो, आपसे पूछिए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे, S सबसेल का पूछिए तो S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0। अरे भाई S के लिए जैसे आपको फॉर्मूला क्या, L+1 √h/2π, ये फॉर्मूला है वैसा। अब 4S सबसेल तो उस केस में L की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जब L की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑर्बिटल जो मोमेंटम, जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ L की वैल्यू अगर 1 है, कितनी है, 1। तो L की वैल्यू 1 है तो यहां मैं 1 रखूंगा, तो 1+1 2 का अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2h/2π। समझ में आ रही है बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप D का भी निकाल सकते हो, ऐसे आप F का भी निकाल सकते हो। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, L+1 √h/2π। क्लियर हो गई यहाँ की बात। देखो अब आगे बात करते हैं। आगे 5th पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सब सेल इज इक्वल टू 2L+1। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2L+1। क्या एक सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक सब सेल का मतलब S सब सेल है तो कितने होंगे, P है तो कितने होंगे, D है तो कितने होंगे और F है तो कितने होंगे, ऐसे आगे G है तो कितने होंगे। क्लियर हुई, मतलब S सब सेल है उसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे। फॉर्मूला कौन सा है आपका, 2L+1, ये अपना फॉर्मूला है। तो बताओ S के लिए L की वैल्यू कितनी है जी, 0। कितनी है, 0। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये 0 रखा, ये 2 हो गया। अब बताओ P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 है तो ये 3, 3 2 6, तो उसके लिए कितना हो गया, 6। तो याद रखना है S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। मैं सब सेल बोल रहा हूं। P में कितने, 6, D में कितने, 10 और F में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब अपन आगे जब इसकी फोटो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, S के लिए अपन एक डब्बा ऐसे बनाएंगे। और आपको पता याद रखना, एक ये डब्बा मैंने एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है। किसको रिप्रेजेंट किया है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है, जिसको हिंदी में कक्षक बोलते हैं। ठीक है ना। हर एक कक्षक के अंदर कभी भी आपसे पूछे, आपको सो रहे हो और आपको बोले कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। क्लियर हो गई बात। तो बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो आपसे P का बोले तो आपको पता 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने डब्बे बनेंगे, वैसे वैसे 3। वो कौन कौन से होंगे वही बात करने वाले हैं। बताओ D के लिए कितने डब्बे बनाऊं जी, बोलो 5 डब्बे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। F के लिए कितने बनेंगे जी, बताओ इस तरीके के 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर बाद देखोगे, जब ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ऐसे ही कुछ आपको दिखने वाला है वहां पे सारा का सारा। समझ आ रहा है सर अच्छे से, बिल्कुल समझ आ रहा है। ये सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब देखो चलते हैं, याद रखना ये कभी कभी फॉर्मूले आपसे पूछ लेते हैं कि एक सब सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसका कौन सा फॉर्मूला है, तो 2L+1। हाँ,
आपको रटना नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। आप फॉर्मूले में रख के देख लो। आप आपसे बोले डी के लिए आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको धीरे धीरे पता चली जाएगा ना। तो फॉर्मूले में पुट करके देख लो कि जो भी आपका फॉर्मूले में फिट हो रहा है अच्छे से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो चलते हैं आगे देखो, आगे बात करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या है देखो सुनो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ml से, गिवन बाय द लिंडे। किसने प्रपोज किया था? लिंडे ने प्रपोज किया था। अब देखो क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब किसी एक तरीके से मैं बोल दूं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे वो उसकी स्पेशियल ओरिएंटेशन बता रहा है कि एक्स में किधर है, वाई में किधर है, जेड में किधर है। वो कौन बताता है? वो कौन बताता है? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर है सारी की सारी बात। अब देखो आगे सुनो। अब आगे जो सेकंड पॉइंट है इसका क्या है कि वैल्यू ऑफ एम, जो एम की वैल्यू वो क्या होगी? ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। मतलब क्या बोला है मैंने, बात समझना वैसा अच्छे से कि मतलब वैल्यू ऑफ एम क्या होगी? -L to +L इंक्लूडिंग 0। मतलब क्या है देखो सुनो कि m की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप मान लो l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी? तो m की वैल्यू कितनी होगी जी भाई साहब? -L to +L मतलब -1, 0 और +1। l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कौन कौन सी? -1, 0 और +1। जैसे मान लो l की वैल्यू 2 है, कितनी है जी? l की वैल्यू 2 है। समझ में आई बात? जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी भाई साहब? बोलो, -2, -1, 0, +1 और +2। कितनी होगी? 5। l की वैल्यू जितनी होती है और आपको m की वैल्यू निकालनी है तो -L to +L इंक्लूडिंग 0। ये किसको शो कर रहा है? ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। समझना बात को, किसको शो कर रहा है? ऑर्बिटल्स को। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा अभी मैं सारी बातें करके, क्योंकि आपको बताऊंगा ना कि वाकई में है क्या चीज, कि सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी की सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इधर वैल्यू ऑफ एल, अगर वैल्यू ऑफ एल 0 है तो बताओ सब सेल का नोटेशन क्या है उसका? ऐसे क्लियर है बात? और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे जी भाई साहब? 1 होंगे। 1 कौन सा? कि L की वैल्यू कितनी है? 0, तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी, तो 1 ही तो वैल्यू आई। अब बताओ L की वैल्यू अगर 1 है तो किसको नोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा? P को। और बताओ कितने निकाले थे अभी? 3 वैल्यू निकाली थी, तो 3 वैल्यू आई कि नहीं आई? 1, -1, 0 और +1। ऐसे ही आपकी अगर L की वैल्यू 2 है तो रिप्रेजेंट करेगा D को, और कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। ऐसे आगे चलते जाएंगे। अगर L की वैल्यू 3 है तो रिप्रेजेंट करेगा F को, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7। L की वैल्यू 4 है, रिप्रेजेंट करेगा G को, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 9। और L की वैल्यू 5 है, रिप्रेजेंट करेगा H को, और ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 11। समझ में ये बात? अब आपसे बोले यहां पर कि S सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई साहब? तो बताओ कितने? जितने ऑर्बिटल होंगे उसके दुगने, तो इसमें कितने होंगे? 2। बताओ P में कितने? 6, D में कितने? 10, F में कितने? 14, इसमें कितने? 18, और इसमें कितने होंगे? 22। देखो मजेदारी वाली बात, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई बात? चलते हैं देखो आगे। आगे सुनो। पहली बात तो अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जो कक्षक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें। तो पहले तो ये सुनो कि ऑर्बिटल होता क्या है एक्चुअल में। क्या होता है? 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में के जो अराउंड है उसकी क्या होता है? 3D स्पेस होती है। वेयर प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऐसी जगह है जहां पर, मतलब ऐसा 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल्स। और उस ऑर्बिटल को अपन जो रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली 3 क्वांटम नंबर्स यूज में लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? अब देखो सुनो, मैंने यहां पर एक बात लिखी है, साई, N, L और M। ये सारा का सारा एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। ये उसका वेव फंक्शन है जो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई है। समझ में आ रही? तो N, L और M, ये सारी बातें मैंने पढ़ के आ चुके हैं। अब जैसे मान लो आपको कभी कभी, बात समझना, आपको कभी कभी ऐसे लिख दे कि साई है 320 है,
साइन क्या है 3 to 0 है। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, n को, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, बताओ l की वैल्यू कितनी आ गई 2 और m की वैल्यू कितनी आ गई 0 आई कि नहीं आई, समझ आई। तो बताओ 3 का मतलब 3, अच्छा 2 का मतलब d। अब आपको पता है कि d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, तो कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर जो अपन ने बात करी वो किसकी करी है 3dz² की बात करी है। तो देखो आपको अब m की वैल्यू 0 के लिए dz² है वो कैसे कैसे आया क्या आया है वो सारी की सारी बातें अब पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना अगर कभी आपको ये कह दे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइन की वैल्यू ऐसा कुछ करके दे दें पहली बात, तो फिर आपको किस तरीके से उसका आंसर निकालना है कि कौन सा वो ऑर्बिटल होगा, तो वो यहां से होगा, कौन से सेल का होगा वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर अच्छे से समझ में आ गई बात अच्छे से। अब देखो चलते हैं अपन 1 by 1। वाह क्या बात है, देखो सुनो, सबसे पहले केस फर्स्ट के अंदर क्या क्या बात करने वाले जी, सुनो जी कि L की वैल्यू 0 है, तो बताओ M की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, M की एक ही तो वैल्यू होगी, -L to +L इंक्लूडिंग 0, तो बताओ 0 हुई कि नहीं हुई, ठीक है। S सब सेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल कॉल्ड S ऑर्बिटल, जो S सब सेल होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है 1, और वो कौन सा है S ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात, अब समझ में आ गई। आप देखो उसको ऐसे समझना, एक घर है वो सब सेल है, एक घर क्या है सब सेल है, ऐसे समझ लो उसको, ठीक है। उस घर के अंदर कितने कमरे हैं, तो कोई घर ऐसा है जिसमें एक ही कमरा है, तो ये मान के चलो वो एस सब सेल की बात कर रहा है, मतलब एस ऑर्बिटल हो गया। अब बताओ कोई घर ऐसे हैं जिनके अंदर 3-3 कमरे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा अपना पी वाला। एक घर है मतलब सब सेल है उसके अंदर 5 कमरे हैं तो डी वाला हो जाएगा, 7 है तो कौन सा हो जाएगा एफ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, देखो सुनो, द एस ऑर्बिटल जो कक्षक है वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, ध्यान रखना। अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब नॉन डायरेक्शनल होता है एक तरीके से ये, ठीक है। फ्रॉम द न्यूक्लियस, कहने का मतलब इस चीज को देखो इधर समझो, दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या है जी आपका न्यूक्लियस है, आपको पता है बिल्कुल ही छोटा सा ही है, क्योंकि बिल्कुल इसकी साइज बहुत ही छोटी होगी कंपेयर टू द एटम। अब मुझे इतना बताओ, ये जो आपको ऑर्बिटल दिख रहा है ये कैसा है, इसके बाहर जो ऑर्बिटल दिख रहा है वो कैसा स्फेरिकल। अब बताओ चाहे मैं एक्स एक्सिस में जाऊं, चाहे मैं जेड में जाऊं, चाहे वाई में जाऊं, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यहां पर इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कैसा हो गया, सिमेट्रिकली क्या है, स्फेरिकली है और सिमेट्रिकल है। समझ में आई बात। और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अब बताओ मैं यहां पर जाऊंगा तो भी मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, यहां पर जाऊंगा तो भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, तो भी इलेक्ट्रॉन की। मैं बताऊं यहां पर जाऊंगा तो भी मुझे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, मैं यहां पर जाऊंगा तो यहां पर जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊं मैं यहाँ पे इसके राउंड कहीं पर भी जाऊं मुझे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो स्पेरिकल ये यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स एक्सिस में जाऊंगा तो ही मिलेगा, नहीं भाई साहब, कोई से भी एक्सिस में जाओ आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कहने का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है, मिलने की प्रोबेबिलिटी, मिलेगा कि मिलेगा मतलब मिलेगी प्रोबेबिलिटी है कि वहां मिलेगा। एक तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही 0 हो, तो यहां तो क्या है स्पेरिकली सिमेट्रिकल है। याद रखना एस जो ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है। बस फर्क इतना है कि ये मैंने एस बनाया, मान लो ये न्यूक्लियस के बाहर, तो ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर मैंने ये 1s बनाया है, उसके बाहर मान लो मैं 2s की बात करूंगा तो इससे बड़ा ही होगा, तो इसके बाहर होगा इस तरीके से। समझ में आ गई बात सारी की सारी। अब देखो आगे चलते हैं अपन, क्या खूबसूरत पिक्चर है बताओ, है मजा आ जाएगा आपको। अब देखो केस सेकंड में L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा होगा, P सब सेल होगा कि नहीं होगा। L की वैल्यू अगर L की वैल्यू अगर क्या है 1 है तो वो कौन सा होगा, P सब सेल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो इधर M की वैल्यू उसकी क्या क्या होगी, आपको पता है L की वैल्यू अगर 1 है तो P सब सेल है तो L की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी कि नहीं होगी, और 3 कौन सी होगी -L to +L, तो देखो -1 0 और +1 है कि नहीं है, समझ में आई बात। px pz और py इन जनरल बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि माइनस प्लस को जैसे आप px भी बोल सकते हो -1 को, और +1 को भी px भी बोल सकते हो, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल बात करें तो pz के लिए अपन 0 यूज में लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब देखो आगे, इट इंप्लाइज दैट p सब सेल हैव 3 ऑर्बिटल्स px py pz। कौन कौन से होते हैं, px py pz। इनको px py pz क्यों बोला वो देखो इधर, कि मैंने यहां पर जो लिया है वो सेकंड का लिया है, सेकंड जो अपना सब सेल उसकी मैं बात कर रहा हूं एक तरीके से, मतलब मैं कहने का मतलब जो n की वैल्यू है वो 2 की बात कर रहा हूं, क्लियर है, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से ही होता है। क्लियर हो गई ना बात, n में तो p होता ही नहीं है सब सेल। तो देखो अब यहां पर जो मैंने दिखाया वो x एक्सिस में दिखाया कि नहीं दिखाया इस ऑर्बिटल को, ये मैंने बोला था डंबल से होता है इस तरीके से, बात करी थी कि नहीं करी थी। तो ये कौन सा है px, जब x में तो px, y एक्सिस में है तो py और z एक्सिस में है तो pz।
तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर? अरे एक अक्ष में है, दूसरा वाई में है, तो तीसरा क्या होगा? जेड में होगा कि नहीं होगा? और कौन सा शेप होगा? डम्बेल शेप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल समझ में आया आपको बात। एम की वैल्यू की क्या हो गई? 3, और 3 कौन सी? पी एक्स, पी वाई और पी जेड हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। देखो चलते हैं बना के अब। क्या खूबसूरत पिक्चर है, देखो इसके लिए क्या क्या बातें करेंगे अपन इसमें, तो इसको समझिएगा अच्छे से आप। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने वाली हैं। तो देखो सबसे पहले तो केस थर्ड में एल की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे? डी। और देखो मैंने आपको बोला था कि एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी? -L to +L, मतलब क्या क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1 और +2 होगी कि नहीं होगी जी भाई साहब? बिल्कुल होगी। अब देखो वैसे ही मैंने लिखा है कि जो m की वैल्यू है कौन कौन से रिप्रेजेंट करेंगे? कितने होते हैं इसके अंदर ऑर्बिटल्स? 5। कौन कौन से हैं? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या जेड एक्स। बात समझ में आई? अब देखो यहां से जो अपने को पढ़ना है, जो समझना, वो क्या है कि m की वैल्यू अगर -2 है तो उसको क्या बोल रहे हैं? डी एक्स वाई, और इसको अपन +2 भी बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। वाई जेड है तो -1 और +1 बोल सकते हैं, और डी जेड स्क्वायर के लिए 0 बोला है। देखो थोड़ी देर पहले याद करो, अपन एक बात आई थी साइन एन एल और एम, वहां पर कुछ लिखा था मैंने d3dz स्क्वायर, और ये वैल्यू थी यहाँ पे, याद हो तो 3, 2 और 0। तो बताओ बोला था कि नहीं बोलेगा? बोला था अपने 3dz स्क्वायर बोला था कि नहीं बोला था? समझ में आई बात यहाँ तक की? तो देखो इधर अब यहाँ समझने वाली बात क्या है वो सुनो अच्छे से, कि जो एक्स वाई बोला है तो वो ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, उन दोनों के बीच में है, और डबल डम्बेल है। ये एक्स और वाई, ये वाई और जेड के बीच में है, ये एक्स और जेड के बीच में है, तीनों की चीज एक ही है, बस एक्सिस का फर्क है। ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई के एक्सिस के बीच में है, ये वाई जेड के बीच में है, और ये एक्स जेड के बीच में है, इसलिए इनका नाम ये बोल दिया। अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो अपन ने बोला वो क्या है? एक्स एक्सिस पे है, बीच में नहीं है, और वाई पे है, इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला है। और ये क्या बोला अपन ने? डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस पे है। समझ में बात? और ये जो आपको सर्कुलर जो रिंग दिख रही है आपको इसके अंदर, ये इसका क्या होता है? देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने कहा था ये भी डबल डम्बेल है, ये भी डबल डम्बेल है, ये भी डबल डम्बेल, ये भी डबल डम्बेल, ये वाला डबल डम्बेल नहीं है। समझ में बात? इसलिए कहा था कि इसकी शेप अलग होती है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना अच्छे से। तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हुई बात अच्छे से? क्या बोलते हैं? डी जेड स्क्वायर। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रहेगी जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, या फिर आपको जब आप आगे केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा किस एक्सिस में है। समझ में ही बात? तो याद रखना भी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस पे होता है, जबकि एक्सिस के बीच में होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक की क्लियर हो गई बात? यहां तक की बताओ, इसके अंदर कोई डाउट? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी शानदार बात है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलते हैं आगे। अब बात करने जा रहे हैं अपन स्पिन क्वांटम नंबर। किसकी बात? स्पिन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। ठीक है, आगे सुनो। गिवन बाय द उलहनबेक एंड गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ और उलहनबेक ने इसको क्या किया था? प्रपोज किया था। अब देखो क्या क्या बातें हैं। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, आपको ही पता है वैसा कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। जैसे अर्थ है वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। सोलर सिस्टम की बात करते हैं। वैसे ही अब देखो दो तरीके हैं उसके घूमने के। क्या क्या है? एक है प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। मतलब मैं बोलूं एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, इस तरीके से बोल देते हैं इसको। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ में ही बात? क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द ओन एक्सिस। मतलब वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है तो इन रिप्रेजेंट प्लस हाफ से कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ से कर देते हैं, क्लॉकवाइज है तो स्पिन अप कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन डाउन कर देते हैं। तो ये इस तरीके की एक स्पिन की बात करें, जो अपन कौन से क्वांटम नंबर की बात करें? स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। अब देखो इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें वो देख लेते हैं। वो क्या क्या? देखो इधर क्या कहा कि टू इलेक्ट्रॉन्स दैट वैल्यू डिफरेंट एमएस वैल्यू। दो इलेक्ट्रॉन कैसे एमएस वैल्यू डिफरेंट है कि एक की प्लस हाफ है तो दूसरी कैसी है? माइनस हाफ। आर सेट टू है ऑपोजिट स्पिन। देखो जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अब इस चीज को ऐसे समझो
कि ये अपना ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, उसके अंदर एक की स्पिन अगर ऐसी है तो दूसरी कैसी होगी, डाउन होगी। ये कहना चाह रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। क्लियर हो गई क्या बात? एक स्पिन अप में है तो दूसरा स्पिन डाउन में होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि वन अगर प्लस हाफ है तो दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ होगा कि नहीं होगा, ऑपोजिट स्पिन में होंगे। क्लियर हो गई? अब देखो क्या बोला है, क्या बोला वो समझना कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। दीज 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। बात समझ में आ गई क्या भाई साहब? एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब कभी आपको अगर ऐसा दिखे तो इसका मतलब ये चीज गलत है। कभी आपको ऐसा दिख जाए, ये भी गलत है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम स्पिन के नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल के अंदर। ये बात बोली हुई है यहां पे। समझ गई बात? समझ गए बिल्कुल। चलो आगे देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रही बात? अब बात कर रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। अब आगे सुनना, जो टोटल स्पिन निकालेंगे अपन, जो एस की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये कह दूं जी बेटा जी, बात को समझना, मैं ये कहूं कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं अपन। जैसे मान लो कि ये है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? 3। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। समझ में आई बात? अच्छा, माइनस हो या प्लस हो उसको अपन ने मतलब नहीं है, अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको लेना है। ठीक है, 3 इंटू 1/2 और ये टोटल स्पिन हो जाएगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल देंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से? इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस है, वो सारे डिस्कस करेंगे अपन। समझ में आ रही बात? तो याद रखना आपको, तो केवल क्या याद रखना है जी आपको कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, एस प्लस वन अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। बस ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है यहां तक की बात? देखो चलते हैं आगे। ये मैंने सारी बातें देखो इसमें अंदर पूरी की पूरी बातें लिख दी है, आप इसको अच्छे से देखिएगा क्या क्या लिखा है। देखो इसके अंदर क्या क्या बातें हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड। ठीक है, देखो क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है तो k को रिप्रेजेंट करेगा, और k को रिप्रेजेंट करेगा तो बताओ प्रिंसिपल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ऐसे तो होगा। ये बातें तो मैं बता के आ चुका हूं। बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? उसके लिए 0 होगा। और जो स्पिन है वो क्या हो सकती है? स्पिन तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। यहां से पूरा पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आगे सुनो, अगर उसके बाद में सेकंड सेल है L, तो बताओ कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी कि नहीं होगी? 0 और 1। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S और P से, S सब सेल और P सब सेल। अच्छा, इसका S के लिए A की वैल्यू होती है, P के लिए 3 वैल्यू होती है। क्लियर है? हाँ, स्पिन सबकी प्लस हाफ माइनस हाफ ही होगी। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी भाई साहब? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे देखो थर्ड की बात करें तो कितने, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे भाई साहब अच्छे से सुनो इसको, कि थर्ड की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस L, सॉरी मैं बात बोलूँ तो कि क्या होगी? 0 to n-1। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -L2 + L। तो देखो 2 के लिए कितनी आ रही है? 5 आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और पूरे की बात करें किसमें? m में, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18 आ गए। n में देख लो तो n में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 32 आ गए। याद है एक फॉर्मूला यूज में लिया था अपन यहाँ पे, 2n², कुछ याद रह रहा है? तो इसका 2n² फॉर्मूला लगा लो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस सेल के अंदर। यहां से अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपको अच्छे से आनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेल डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि कौन सा सब सेल वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखो मैंने एक बात बोली थी कि n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी जी? बात समझना बेटा जी, कि n की वैल्यू 1 है तो उस केस में L की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? S को। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? S और P को।
n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस पी डी को। मतलब यहां से एक चीज समझ में आई क्या, देखो दूसरी से कि क्या 2D प्रेजेंट है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है भाई साहब, अब समझना। n की वैल्यू कितनी है 2 और l की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने कहा था कि जो l की वैल्यू है मतलब n की वैल्यू l से ज्यादा ही होगी। ये चीज क्लियर होगी क्या, n की वैल्यू है वो l से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 2 हो। देखो यहां से समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, क्लियर है। अब देखो सुनो, क्या 2D प्रेजेंट है, क्या 2D एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा भाई साहब, 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या 3P बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है 3P में। तो अरे 3P में कैसे है, n की वैल्यू कितनी है, देखो अच्छे से समझ लो इसको, मैं ऐसे लिख दूं इसको 2D, n की और l की वैल्यू लिख लो आप। तो n की वैल्यू तो जो आगे दे रखी है वो, और d की वैल्यू भी कितनी 2। अच्छा 3P, n की वैल्यू कितनी 3 और इसकी वैल्यू 1, बताओ 4D, n की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2, बताओ 3F, तो n की वैल्यू कितनी 3 और n की वैल्यू l की वैल्यू भी 3, 6G, तो n की वैल्यू कितनी जी, अरे बोलो 6, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S P D F G मतलब 4। अब ये तो पता है ना कि S P D F G, थोड़ी देर पहले पता है 0, 1, 2, 3, 4 किसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये L की वैल्यू लिख रहा हूं। अब आप तो ये देख लो कि n की वैल्यू l की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए। बताओ इस केस के अंदर 2, 2 मतलब गलत, इस केस के अंदर 3, 3 मतलब ये भी गलत। ये ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या बोला है, नॉट एग्जिस्ट, तो कौन कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कौन सा नहीं करेगा, 3F एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 में देखो F आया क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काम आएगी ये सारी की सारी बातें। क्लियर हो गया क्या आपको अच्छे से, बताओ कोई डाउट है, मेरे ख्याल से तो इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। फिर भी आपको लगे तो आप यार एक बार काम करो ना, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर कमेंट करो कि सर ऐसे डाउट आया है, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि मैं इससे रिलेटेड और अच्छे से क्वेश्चन करा दूं आपको। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। वाह क्या खूबसूरत क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम वाला कहता है मुझे तो, मतलब एग्जाम वाला खुद चाहता है कि इस क्वेश्चन को मैं डालूं। ठीक है ना, मतलब ये खुद चाह रहा है क्वेश्चन कि वाकई में मुझे आना चाहिए एग्जाम के अंदर, इतना प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टेट विच आर पॉसिबल, कि कौन सा पॉसिबल है इनमें से, कौन सा पॉसिबल है भाई साहब। तो याद रखना है कि n की वैल्यू l की वैल्यू याद रखनी है, क्या क्या बातें हैं कि क्या क्या बातें याद रखनी है कि n की वैल्यू है वो l की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, पहली चीज। और जो l की वैल्यू है वो क्या होती है जी, सॉरी मतलब l की वैल्यू नहीं, मैं यह बात करने जो जा रहा हूं वो कर रहा हूं कि जो m की वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाओ साहब, पहली बात n की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसे ही कट गया। n की वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वैसा 1 2 3 4 होती है। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो सुनो आगे, ये कह रहा है कि n की वैल्यू 2, बात ठीक है, l की वैल्यू 1, बात तो ठीक है, m की वैल्यू l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -L2 + L, और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो प्लस आप माइनस आप, इसमें तो कैसा भी दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने को इसको तो चेक नहीं करना। तो इसका मतलब ये मुझे सही लग रहा है, तो इसने पूछा कौन सा पॉसिबल है, तो ये देखो पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर ठीक है। क्या पता मोर देन 1 करेक्ट भी हो, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ इसके अंदर, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 0 बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सुनो, क्या m की वैल्यू 3 हो सकती है क्या, अरे बोलो नहीं हो सकती। ये यहां पर अपना आंसर यहां पर गलत हो गया, क्योंकि क्या होगी, 0 होगी, तो ये 0 होगी, डेफिनेटली 0 होगी, मतलब ये भी गलत हो गया। इधर आओ, n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 1 बिल्कुल हो सकती है, तो l की वैल्यू 1 है तो 0 तो इंक्लूडिंग हो सकता है, और ये तो आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबल है और फोर्थ पॉसिबल है। ये आपको जो बातें बताई है ना, बस इनको ध्यान रख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, बिल्कुल इजी सी बात थी। चलते हैं देखो आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा अच्छे से। क्या है, इन एन एटम, क्या है जी भाई साहब, सुनिएगा अच्छे से, कि इन एन एटम the total number of electrons having quantum numbers n is equal to 4, ml is equal to 1 and ms is equal to -12.
देखो इन्होंने गिवन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसको समझिएगा अच्छे से आप कि n की वैल्यू कितनी है 4, समझ में आई बात। और m जो l है वो जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1, मतलब इसका मतलब है आपको -1 और +1 कोई सा भी है दोनों लेने हैं। और ms की वैल्यू कितनी है -½ है। क्लियर है। अब देखो सुनो, सबसे पहले n की वैल्यू 4 है, उसके लिए अपन क्या बना लेते हैं, इसके सब सेल्स बना लेते हैं। तो देखो कौन कौन से होंगे, s होगा जी नहीं होगा, p होगा कि नहीं होगा, p कितने होंगे 3 होंगे, ये p हो गए sp, और फिर d, ये d, और फिर f 3 4 5 और एक 6 और एक 7 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका f। समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, आपको पता है ये मैंने s बना दिया, मतलब ये l की वैल्यू की बात कर ली अपन ने, मतलब n का मतलब 4s 4p इसकी बात कर ली, 4s 4p 4d 4f, जितने पॉसिबल है उतनी है, इससे ज्यादा तो अपन 4g तो लिखेंगे नहीं, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब बताओ m की वैल्यू की बात करें, इनके अंदर लिख देते हैं अपन m की वैल्यू। तो m की वैल्यू बताओ, इसमें क्या होगी 0, इसमें m की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, इसमें क्या होगा जी -2 -1 0 +1 और +2, इसके अंदर कितनी होगी जी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। बताओ हाँ या ना, ये बताओ आप तो कि बताओ ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी। क्लियर है, यहां तक की बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब बताओ कि ml की वैल्यू है वो टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग ml कितने हैं जी 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हैं 6। तो 6 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है कि नहीं है जिनके पास में ml की वैल्यू कितनी है 6। देखो इसका मतलब ये है, ml मोड का मतलब ये है कि प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, आपको दोनों लेने हैं। तो बताओ 6 ऑर्बिटल्स है। अब 6 ऑर्बिटल है, आपको ये कहा है कि कौन सी स्पिन वाला लेना है -½ वाला। अब मुझे बताओ जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कौन सी स्पिन वाले होंगे, एक -½ तो दूसरा +½ तो बताओ जो ms है वो ये कह रहा है कि मेरे को यहाँ ms कौन सा लेना है -½ वाला। जबकि आप बताओ 6 ऑर्बिटल्स है, इनके अंदर 6 तो कैसे होंगे +½ वाले होंगे, और 6 कैसे होंगे -½ वाले होंगे कि नहीं होंगे। आपको कौन सा लेना है ये वाला। तो मुझे इतना बताओ, आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बताओ उस केस के लिए आंसर अपना 6 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। क्लियर हो गया यहां तक की बात तो चलते हैं, देखो आगे आपका चैनल है, आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।